हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी से रिलेटेड हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था हरियाणा की ज्योग्राफिकल डिवीजन्स कितनी थी और उनके बारे में हमने क्वेश्चंस किए थे। अब हम कर रहे हैं हरियाणा की नदियों के बारे में। तो हरियाणा की नदियों को अपवाह तंत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अपवाह तंत्र मीन्स नदियाँ जो हैं वो कहाँ से बहती हैं, यानी उनके निकलने का स्थान, उनके बहने का स्थान, उसके आधार पर उत्तरी अपवाह तंत्र और दक्षिणी अपवाह तंत्र, दो अपवाह तंत्रों में हरियाणा की नदियों को बांटा जाता है। तो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ कौन सी हैं? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। सबसे पहले तो इनकी विशेषता यही है कि उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ जो हैं वो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। इनमें कौन सी आती हैं? यमुना, सरस्वती, मारकंडा, घग्गर आदि नदियाँ उत्तरी अपवाह तंत्र में आती हैं। इंदौरी, साहिबी, दोहन नदी, कृष्णावती नदी दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। यानी हरियाणा के उत्तर दिशा में जो नदियाँ उद्गम है जिनका, या जो नदियाँ बह करके उत्तर दिशा को कवर करती हैं वो उत्तरी अपवाह तंत्र, और दक्षिण में उद्गम स्थल और दक्षिण में ही बहती हुई ज़्यादातर हिस्सा दक्षिण का हरियाणा का जो कवर करती हैं वो दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियां हैं। तो उत्तरी अपवाह तंत्र सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है यमुना नदी, जो कि हरियाणा की मुख्य नदी है। हम सभी को पता है ये हरियाणा की मुख्य नदी यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बंदरपूंछ पर्वत स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। इसका उद्गम बंदरपूंछ पर्वत स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है, जो कि उत्तरकाशी जिले में है। इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6330 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 6330 मीटर है। यह नदी प्रयागराज से गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। यह सदा बहने वाली नदी है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सोम, पथराला, बूढ़ी नदी, ये यमुना की सहायक नदी हैं। इसके अतिरिक्त चंबल जो है वो भी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चंबल। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चंबल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यमुना की सहायक नदियाँ सोम, पथराला और बूढ़ी नदी आदि हैं। यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य प्राकृतिक रूप से 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी दक्षिण की ओर 6 जिलों यमुनानगर, करनाल, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल जिलों से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला, कलेसर से प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है अभी? ये ताजेवाला, कलेसर से, और पलवल से गुजरती हुई ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये आगे दे भी रखा है, सब पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला, कलेसर से प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट आती है इस अपवाह तंत्र की, उत्तरी अपवाह तंत्र की नदी घग्गर नदी। उद्गम इसका हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागशाही नामक स्थान से निकलती है। ये पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा आदि जिलों से होकर राजस्थान में ये प्रवेश करती है। कहाँ से? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा आदि जिलों से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बृहत यानी बड़ी सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बृहत व प्रमुख बरसाती नदी है। घग्गर नदी जो है बरसाती नदी है, और वही यमुना नदी क्या है? सदा नीरा, यानी पूरे साल वो है बहती रहती, पानी उसमें बहता ही रहता है। जबकि घग्गर नदी जो है वो ये एक बरसाती नदी है। सरस्वती व कौशल्या नदी इसकी सहायक नदियां हैं। हरियाणा में 292 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में ये प्रवेश करती है। राजस्थान में इसे हाकड़ा नाम से जाना जाता है। भाई राजस्थान में यमुना नदी को घग्गर नदी को हाकड़ा नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के बारे में कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक स्थान से शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ से? हिमाचल के सिरमौर नामक स्थान से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ भी इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे।
फिर नेक्स्ट है यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से, यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है ये नदी। कैथल कुरुक्षेत्र होते हुए पंजाब के पटियाला में घग्गर से मिलती है। मारकंडा व चौतंग नदी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी? मारकंडा और चौतंग नदी। इसी नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसे वेदों में नदीतमा या मातेतमा कहा गया है। किसको? सरस्वती नदी को। वर्तमान में इस नदी का अस्तित्व नहीं है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले, जिस कारण मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया। फिर नेक्स्ट आती है मारकंडा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा नदी। हिमाचल प्रदेश के नाहर धरतीधर नामक पहाड़ियों से ये निकलती है या इसका उद्गम स्थल है। अम्बाला के काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में ये प्रवेश करती है। अम्बाला एवं कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बहती हुई सरस्वती नदी में ये मिल जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। फिर है टांगरी नदी। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है वह अम्बाला में बहते हुए मारकंडा में मिलती है। यह मारकंडा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? टांगरी नदी। बलियाली व आमरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? टांगरी नदी की। बलियाली और आमरी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर आती है चैतंग नदी या चौतंग नदी। ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ऋग्वेद में दृष्टति नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऋग्वेद में दृष्टति नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सीसवाल गांव जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसी के किनारे स्थित है। राक्षी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? चैतंग नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? राक्षी नदी। राक्षी नदी यमुनानगर से निकलती है। दक्षिण पश्चिम में बहती हुई चैतंग में मिल जाती है। राक्षी नदी जो है वो यमुनानगर से निकलती है और दक्षिण पश्चिम में बहती हुई चैतंग में या चौतंग में मिल जाती है। तो ये तो थी उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियाँ। फिर आती हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो इसमें सबसे पहले आती है साहिबी नदी। इसके बारे में कर लेते हैं। राजस्थान के जयपुर की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान से होते हुए रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर नजफगढ़ झील में गिरती है और इसकी सहायक नदी इंदौरी नदी। साहिबी नदी एक बार फिर देख लेते हैं। राजस्थान के जयपुर की बहरोड पहाड़ियों से, जो मनोहरपुर और जीतपुर नामक स्थान है वहाँ हैं ये बहरोड पहाड़ियाँ, वहाँ से साहिबी नदी निकलती है। राजस्थान से होते हुए रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर होते हुए दिल्ली में प्रवेश कर नजफगढ़ झील में गिरती है और इसकी सहायक नदी इंदौरी नदी। अब इंदौरी नदी के बारे में, मेवात की पहाड़ियों या अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। नूह जिले से हरियाणा में प्रवेश व गुरुग्राम में साहिबी से जा मिलती है। नूह जिले से इसका हरियाणा में प्रवेश होता है और गुरुग्राम में ये नदी साहिबी नदी में मिल जाती है। फिर है दोहन नदी। जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। बसई नामक स्थान पर आकर ये लुप्त हो जाती है। राजस्थान में ये 29 किलोमीटर और हरियाणा में ये 50 किलोमीटर तक बहती है। फिर आती है कृष्णावती नदी। उद्गम यानी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के जयपुर से, अरावली की पहाड़ियों से, यानी कि राजस्थान के जयपुर में अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है। नीम का थाना से निकलकर नारनौल महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। डहीना में समाप्त हो जाती है ये बहरोड नाले में जाकर के। डहीना में बहरोड नाले में जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। कौन सी? कृष्णावती नदी। अब आगे आती हैं हरियाणा की प्रमुख नहरें व सिंचाई परियोजना। सबसे पहले आती है पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी व लंबी नहर है। यह नहर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर 1879 ईस्वी में 1879 में ताजेवाला नामक स्थान पर बांध बनाकर निकाली गई थी। यानी यमुना के पश्चिमी किनारे पर 1879 में ताजेवाला नामक स्थान पर बांध बनाकर ये नदी निकाली गई थी। नहर निकाली गई थी। इस नहर की खुदाई 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, 1341 में शेरशाह सूरी के द्वारा और 1368 ईस्वी में अकबर ने करवाई थी। इसलिए इसे मुगलिया नहर भी कहा जाता है। मुगलिया नहर किसको कहा जाता है? पश्चिमी यमुना नहर को। यह ताजेवाला यमुनानगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर होते हुए दिल्ली में जाकर यमुना में मिलती है, जहां ओखला बैराज बनाया गया है।
इस नहर के द्वारा अम्बाला, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, सिरसा आदि 6 जिलों में सिंचाई की जाती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भी कई बार कि कहाँ कहाँ पे इस नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। अम्बाला, करनाल, रोहतक, पानीपत और सोनीपत तथा सिरसा आदि। अगर ज़िले यूँ पूछे जाएँ कितने ज़िले, तो 6 जिलों में सिंचाई की जाती है। फिर नेक्स्ट आती है भाखड़ा नहर। ये कहाँ पर है? सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर ये नहर निकाली गई। यह नहर टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। सिरसा, रोहतक व हिसार जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर इससे सिंचाई की जाती है। कहाँ कहाँ? सिरसा, रोहतक और हिसार जिलों में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई जो है वो इससे की जाती है। सतलुज नदी पर बांध बनाकर, नांगल बांध बनाकर ये निकाली गई थी। टोहाना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है और टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई। इससे महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है। 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट आती है गुड़गांव नहर। गुड़गांव नहर जो है वो दिल्ली के ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई। इसके द्वारा गुरुग्राम व फरीदाबाद जिले में सिंचाई की जाती है। गुड़गांव नहर के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है। फिर आती है सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर है। लंबाई 212 किलोमीटर। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL हरियाणा व पंजाब की संयुक्त नहर, लंबाई 212 किलोमीटर। पानी के बंटवारे को लेकर 24 मार्च 1976 को सबसे पहली अधिसूचना इसमें जारी की गई थी और अब तक डिस्प्यूट जो है इस नहर को लेकर के हरियाणा का पंजाब के साथ चल ही रहा है। फिर नेक्स्ट है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। इसे भाखड़ा नहर से निकाला गया था। इसकी लंबाई 220 किलोमीटर है। इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर या BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। इसे भाखड़ा नहर से निकाला गया। भिवानी क्षेत्र में इससे सिंचाई की जाती है और इसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है। नरवाना सिंचाई परियोजना, ये भी अगेन भाखड़ा नहर से निकाली गई। जींद जिले में इससे सिंचाई होती है। इसके अलावा रेवाड़ी में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई सिस्टम का निर्माण किया गया। यह हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। कौन सी? रेवाड़ी की। फिर नेक्स्ट आती हैं हरियाणा की झीलें। सबसे पहली ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में सबसे प्राचीनतम झील है। अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। बहुत पुरानी है भई ये। अलबेरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ इसने 17 बार भारत पे लगातार आक्रमण किया था, उसके साथ आया था अलबेरूनी। उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किताब लिखी थी, किताबुल हिंद के नाम से, अरबी भाषा में। इसमें उसने ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट आता है सुल्तानपुर झील। ये क्या है? पक्षी अभयारण्य है। 1970 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और 1989 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। फर्रुखनगर गुरुग्राम में ये स्थित है और यहाँ पर प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं और जिसको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक या सैलानी भी इसे देखने के लिए आते हैं। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 325.17 एकड़ है। 325.17 एकड़ इस झील का क्षेत्रफल है। फिर आती है बड़खल झील। फरीदाबाद जिले में अरावली पर्वतमाला के किनारे स्थित है। कौन सी झील? बड़खल झील। 1947 में इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया। 1947 में दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित है। फिर नेक्स्ट आती है खलीलपुर झील। मेवात जिले की नूंह तहसील में है। वर्षा ऋतु में ये जल ग्रहण करती है, बाकी सूखी रहती है। 607 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैली हुई है। कौन सी? खलीलपुर झील। इसके अलावा मेवात की अन्य झीलें कोटला, सांगेल, चंदेली, उज्जीना झील आदि हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इन झीलों के बारे में अलग अलग से पूछ लिया जाता है। कोटला झील कहाँ पर है, सांगेल कहाँ पर है, चंदेली कहाँ पर है, उज्जीना झील कहाँ पर है, इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। तो ये मेवात की झीलें हैं। कोटला झील के बारे में पढ़ लेते हैं। नूंह तथा फिरोजपुर की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 51 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है। लंबाई 51 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर है। फिर है टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियों में है।
दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और प्राकृतिक झील अगर पूछा जाए तो वो है दमदमा झील, जो कि गुरुग्राम में है। 3000 एकड़ में फैली है, जिसका निर्माण 1947 में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। और ये दमदमा झील गुरुग्राम के पास, प्रॉपर लोकेशन इसकी सोहना है, गुरुग्राम के सोहना में 3000 एकड़ में फैली है। निर्माण इसका 1947 में अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। फिर आती है तिलियार झील, रोहतक में है, मानव निर्मित झील है। इसमें नौका विहार के साथ साथ मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी ये प्रसिद्ध है और 132 एकड़ में ये फैली हुई है। इसके अलावा करण झील आती है, जो कि करनाल में है। 1972 में इसका निर्माण किया गया। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंग पाल द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया। कई जगह ये 10वीं शताब्दी भी लिखा हुआ है, भी करवाया गया। फरीदाबाद की अन्य झीलें कौन सी हैं? धौज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंग पाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में, या कई जगह 10वीं भी आता है, में करवाया गया। फरीदाबाद की अन्य झीलें कौन सी हैं? धौज, मयूर और अनंगपुर झील। फिर नेक्स्ट आती है बसई झील। मूल रूप से आर्द्र भूमि है, यानी वेटलैंड है। गुरुग्राम में स्थित है। कृष्णावती नदी व पुरुषोत्ती नदी यहाँ आकर मिलती हैं। कौन सी झील में? बसई झील में। ब्लूबर्ड झील हिसार में है। चिली झील फतेहाबाद में है। चिली झील में स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? फतेहाबाद की चिली झील में। हथनी कुंड जोहड़, यमुनानगर स्थित जोहड़ हथनी कुंड का निर्माण 1966 में प्रारंभ किया गया और 1999 में बनकर तैयार हुआ। इस कुंड की लंबाई 360 मीटर है। कितनी है? 360 मीटर। इसके अलावा अन्य झीलें हैं, उनका पढ़ लेते हैं थोड़ा। संजीत सरोवर थानेसर, भिंडावास झील झज्जर में है, बसोलन झील पिंजौर में है, डाबर झील मुरथल में है, डोहला झील सोहना में है। तो ये है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ, नहरें, सिंचाई परियोजना और झीलें। और नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे भाई। और वीडियो आपको अगर वैल्यूएबल लगती है, आपको टॉपिक जो हैं इसके वो ठीक लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।